हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका अवयव, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। अवयव को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे लेके कंफ्यूज मत होइएगा। अब लिखा है अवयव होता क्या है। सबसे पहले मैं उसको आप एक छोटी सी डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ कि अवयव होता क्या है। अवयव लिखा है m इंटू एन। क्या लिखा है? m n संख्या। अब m n संख्याओं में लिखा है वास्तविक अथवा काल्पनिक। अब संख्याओं में बेटा यहाँ पर ये भी हो सकता है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो m n संख्या वास्तविक अथवा काल्पनिक। आप जानते हो वास्तविक संख्या क्या होते हैं? जो आपके काउंटिंग के नंबर या जो लाइन नंबर लाइन पे डिनोट की जा सकती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या जिसमें आयोटा यूज़ हो जाता है वो सब क्या होगी? आपकी काल्पनिक संख्या यूज़ होगी। को हम m पंक्ति तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होता है या आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे m/n अवयव कहते हैं। इसे क्या पढ़ोगे? m/n अवयव कहते हैं। अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। अवयव का जब भी आप अवयव को सॉल्व करोगे तो अवयव में हमेशा उसका जो अवयव सॉल्व करके आएगी उसके क्या होगा? उसमें कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अवयव का आंसर क्या आता है? अवयव की ही फॉर्म में आता है। अब इसके अंदर 2-3 वर्ड यूज़ हुए हैं बेटा। जैसे इसमें संख्या है, ये संख्या कैसे व्यवस्थित करनी है? जैसे मैंने कुछ नंबर लिए हैं, जैसे इस अवयव के अंदर मैंने नंबर लिया है 1 2 5 अल्फ़ाबेट का B60 1 2 5 B60। मैंने यही डिफिनीशन में लिखा है कि मैंने कुछ संख्याएं वास्तविक तथा काल्पनिक या वो अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं या फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं को हम m तथा n में व्यवस्थित करने पर m पंक्ति। अब पंक्ति किसे बोलते हैं? जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, जैसे पहली लाइन ये खींची गई तो ये क्या है? पंक्ति। ये दूसरी लाइन खींची गई, ये क्या है? दूसरी पंक्ति। तो पंक्ति को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रो, जिसको मैं नाम दूंगा R1। पंक्ति दूसरी थी इसलिए नाम दिया R2। अब कह रहा है पंक्ति m, तो m पहले किसको डिनोट कर रहा है? m किसको डिनोट कर रहा है? जैसे मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो m किसको बताता है? पंक्ति को। किसको बताता है? पंक्ति को। तो कह रहा तथा n स्तंभों में व्यवस्थित। n कितने स्तंभ? 1 2 3। कितने स्तंभ? 3। तो स्तंभ को हम किसी अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। तो पहला स्तंभ C1 हो गया, दूसरा C2 हो गया, तीसरा क्या हो गया बेटा? C3। तो मैंने कुछ पंक्ति कुछ स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो एक आयताकार क्या मिली मुझे? जो आयताकार एक क्या मिली? मैट्रिक्स मिली। जैसे ये क्या मिली? एक आयताकार मिली, मुझे क्या मिली? सारणी मिली है प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? m n अवयव कहते हैं। m n अवयव। लेकिन आप इसे क्या बोलोगे? आप देखो इसके अंदर कितनी आपकी पंक्ति हैं, क्योंकि पहले हम किसको डिनोट करते हैं? पंक्ति को, फिर रो को। तो आपने जो क्रम लिखा है वो क्या लिखा है? m और n। तो पहले किसको लिखना है आपको? पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है? 2। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 इंटू स्तंभ कितने? 1 2 3। कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गए? 2/3 हो गया। क्या पढ़ोगे इसे? 2/3। अब हमेशा याद रखो, जब भी हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो हमेशा हम किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। किससे करेंगे बेटा? कैपिटल लेटर। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। कभी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमें कैपिटल लेटर से करना होता है। जब भी हम एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करते हैं अंदर, किसको? एलिमेंटों को, तो हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से। जैसे मैंने यहाँ पर B लिया है, कैपिटल नहीं लेके स्मॉल ले लिया। जैसे अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है तो A ले लिया, C ले लिया, लेकिन वो क्या होंगे? स्मॉल लेटर यूज़ होंगे। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट आपने लिखे 1 2 5 B60, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? अवयव। इस मैट्रिक्स के लिए किसका काम कर रहे हैं? अवयव का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं बेटा? अवयव का। अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी आपको, जैसे आप NCERT एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो पहली एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का क्रम बताओ। इस मैट्रिक्स का क्रम, तो क्रम कैसे बताते? कोटि अथवा क्रम। कोटि अथवा क्रम जो मैंने 2/3 आपको बताया हुआ है, इसी को बोलते हैं कोटि या क्या बोलते हैं? क्रम। अब कोटि अथवा क्रम कैसे लिखते हैं? तो आपको पता है, पहले आपको क्या लिखनी है? पंक्तियाँ कितनी है, फिर क्या लिखना है आपको? स्तंभ कितने हैं। तो आपने देखा इस वाली का, मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स का आपको मुझे क्रम बताना है या कोटि बतानी, तो आप कहोगे इसमें 2 क्या है हमारे पास? पंक्ति है, 3 ही स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। तो आपको पता है जो पहले लिखा जाता है वो रो को डिनोट करता है, रो मतलब पंक्ति को बताता है। तो कितनी पंक्ति है इस मैट्रिक्स में? 2। यहाँ 3 लिखा है तो ये किसको बता रहा है? कॉलम को। तो कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसको बोलते हैं पहले कॉलम को C1 C2 और C3। क्या यहाँ तक बेटा आपको समझ आया? दूसरा है अवयव का निरूपण। अब यहाँ से देखिए लिखा हुआ है वर्ड है अवयव का निरूपण। अवयव का निरूपण क्या होता है? कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो मैंने कोई मैट्रिक्स A ले ली। अब हमने यहाँ पर अनुलग्न, इसका मतलब होता है डबल सफिक्स। जैसे हम एलिमेंटों को लिखेंगे तो उनकी कुछ पोजीशन है। जैसे मैं कहूँ कि पहली पोजीशन पे, पहली रो और पहले कॉलम में, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, तो पहले बोलूँगा क्या है? यहाँ A11 लिखा, तो ये क्या है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को डिनोट कर रहा है एलिमेंट। मैं ये कहूँ पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति लेकिन दूसरा स्तंभ था, सही है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये जो एलिमेंट लिखे हुए अंदर, ये क्या बता रहे हैं आपको? ये आपको उस एलिमेंट की पोजीशन को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 2/2 A22, तो A22 का मतलब है दूसरी रो, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा ही स्तंभ। अब आप इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो आपको मैं पूछूँ इसका क्रम क्या है, तो आप बताओगे इसमें कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3/3 की, क्योंकि इसके अंदर 3 ही पंक्ति हैं
और 3 ही स्तंभ हैं। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर निरूपित ऐसे भी कर सकता हूँ, A=AIJ, जो यहाँ पर आई होता है, ये क्या होता है, जो आई है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे जो रिप्रेजेंट करता है ये किसको करता है बेटा, कॉलम को, किसको, कॉलम को, मतलब स्तंभ और पंक्ति को। अब मैं इस वाली फॉर्म को ऐसे ना लिख के मैं A3 भी दे सकता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपको AIJ की फॉर्म में कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट दे देगा, आपसे कहेगा इसका फॉर्मेशन करो 2/2 की बनाओ या 3/3 की बनाओ। तो आपको कुछ नहीं करना, जब A11 निकालना तो आई की जगह 1, जे की जगह 1 रख देना, जो एलिमेंट है वो यहाँ पर पोजीशन पे वैल्यूज हमें रख देनी होती है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने कहाँ पढ़ लिया बेटा, हमने ये पढ़ लिया था अपव्यय का निरूपण कैसे करते हैं, अपव्यय का निरूपण कैसे करते हैं। अब देखो अपव्यय के प्रकार, अब अपने को क्या पढ़ना है, अपव्यय के प्रकार। अपव्यय के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है आपका क्षैतिज अपव्यय। क्या आता है बेटा, क्षैतिज अपव्यय। अब क्षैतिज अपव्यय होता क्या है, सबसे पहले ये समझो क्षैतिज अपव्यय क्या होता है। क्षैतिज अपव्यय क्या होता है, मैं आपको डिफिनीशंस बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाना, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता जाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, अब लिख लो क्षैतिज अपव्यय की एक डिफिनीशन लिख लो, एक ऐसा अपव्यय जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती हो। क्या बोला मैंने बेटा, ऐसा अपव्यय जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज अपव्यय कहलाता है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पर मान लो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मान लिया मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, मान लो यहाँ पर मैंने 1 2 3 5 0 6। अब ध्यान से पूछो, मैं कहूँ बेटा इसका क्रम बताओ, मैंने आपको क्रम बताया था, कैसे देखते हैं। पहले इसमें देखो पंक्ति कितनी, आपने कहा इसकी पंक्ति कितनी है 2। मैं कहूँ बेटा स्तंभ कितने, 1 2 3, आपने देखा स्तंभ कितने 3। तो आप देखो आपकी क्या है, आपकी जो पंक्तियों की संख्या है वो क्या है, स्तंभों से कम है। जब आपकी स्तंभों से पंक्तियों की संख्या क्या हो जाए, यदि रो जो है, रो ही तो बोला, रो यदि क्या हो जाए, आपके कॉलमों से कम हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स क्या है आपकी, क्षैतिज अपव्यय। मैट्रिक्स क्या कहलाएगी बेटा, क्षैतिज अपव्यय कहलाएगी। यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, ऊर्ध्वाधर अपव्यय, जिसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में उल्टा हो जाएगा। अब क्या आपको ये मैट्रिक्स कैसे लिख देनी है, सीधी सीधी लिख दो। तो आप सीधी सीधी लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 0 6। आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो जो आपके मन में आए। अब मैं पूछूं बेटा इसका क्रम बताओ, तो आप कहोगे 1 2 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी खींची गई, 3। वर्टिकल लाइन कितनी, 1 2, कितनी है 2। आपने देखा कि ऐसे करके क्षैतिज रेखा 1 2 3 खींची गई हैं, और ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी, 2। अब मैं कहूँ कि इसमें ये मैट्रिक्स कैसी है, तो आप कहोगे ये मैट्रिक्स में क्या बड़ा हो गया आपका, अभी आर बड़ा हो गया। आर मतलब रो की संख्या बड़ी हो गई कॉलम से। तो आप क्या बोलोगे, ये मैट्रिक्स कैसी है, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। तो ऐसे लिखो, ऐसा अपव्यय जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती हो, तो वो अपव्यय क्या कहलाएगा आपका, क्षैतिज अपव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, क्षैतिज अपव्यय कहलाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, अब क्या है नेक्स्ट, वर्ग अपव्यय क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। अब वर्ग अपव्यय क्या होता है, वर्ग अपव्यय को आप कैसे करोगे, वर्ग अपव्यय में इन दोनों में अभी तक क्या थे बेटा, या तो ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई ज़्यादा होगा। सपोज करो मैंने कोई मैट्रिक्स ऐसी ली जिसमें दोनों को इक्वल कर दिया, मैंने मान लो यहाँ पर लिखा 1 2 5 0। अब मैं कहूँ बेटा इसके रो और कॉलम बताओ, तो आप कहोगे 1 और 2। इसके और रो कितनी है, 2, और कॉलम भी कितने हैं, 2। तो जिसमें R = C हो जाए, रो और कॉलम आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जितनी ही रो हो उतने ही कॉलम हो, तो आप उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे बेटा, वर्ग अपव्यय बोलोगे। क्या बोलोगे, उस मैट्रिक्स को वर्ग अपव्यय बोलोगे। अब तुम दोनों मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं कहूँ वर्ग अपव्यय के अंदर ही एक वर्ड आता है मुख्य विकर्ण। क्या आता है, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, इनमें कोई मुख्य विकर्ण नहीं होता। मुख्य विकर्ण क्या होता है कि आप ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और ये इसका शुरू इसका लास्ट का एलिमेंट इसको मिल जाए। देखो इसके अंदर खींचोगे नहीं बनला, इसके अंदर नहीं बनना, तो मुख्य विकर्ण किसके अंदर बनता है, वर्ग अपव्यय के अंदर। किसके अंदर बनता है बेटा, वर्ग अपव्यय। तो मैं कहूँ मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होंगे, तो आप कहोगे इसमें क्या होगा, 1 होगा और 0। ये क्या मुख्य विकर्ण के अवयव हो गए। क्या हो गए, मुख्य विकर्ण के अवयव। मुख्य विकर्ण का बेटा और भी नाम होते हैं, आप मुख्य विकर्ण को कैसे कैसे जानते हो, प्रिंसिपल वैल्यूज बोल देते हैं, कोई लीडिंग एंड मेन डायगोनल्स बोल देता है। ये सब क्या है, एक ही बातें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या लिखवाई है मैंने, पंक्ति अपव्यय अथवा पंक्ति सदिश। देखो पंक्ति अपव्यय या इसे बोलते हैं पंक्ति सदिश। अब पंक्ति से ध्यान से समझ में आ रहा है, पंक्ति का मतलब क्या हो गया, जिसमें खाली एक ही पंक्ति हो। क्या हो, जिसके अंदर केवल एक ही पंक्ति हो। जैसे लिखा है ना पंक्ति अपव्यय, तो जैसे कोई एग्जाम्पल्स ले लिया, मान लो यहाँ पर 1 2 5 4। अब मैं कहूँ इसका क्रम बताओ, तो इसमें कितनी पंक्तियाँ, ऐसे करके एक ही रो है, बट कॉलम कितने हैं इसके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, पंक्ति अपव्यय। जिस अपव्यय के अंदर, पंक्ति अपव्यय में ऐसा अपव्यय जिसमें केवल एक ही पंक्ति, वो लिख लो आप डेफिनेशन, एक ऐसा अपव्यय जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है
पंक्ति अव्यू अथवा पंक्ति सदिश कहलाता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स आप ये डाल सकते हो। मैंने बताया था मैट्रिक्स को हमेशा किससे डिनोट करना है, कैपिटल लेटर से। ऐसे पंक्ति अव्यू से क्या बना है, स्तंभाव्यू। अब स्तंभाव्यू में इसको क्या कर दो, ध्यान से इसको सीधा सीधा लिख दो। तो आप इसको सीधा सीधा लिखोगे तो मान लो 1 2 5 4 हो गया। तो अब यहाँ पे इसका ऑर्डर में पूछूं तो क्या लिखोगे, आप कहोगे 1 2 3 4। 4 तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट वर्टिकल लाइन कितनी हो गई, 1 हो गई। वर्टिकल लाइन कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे, एक ऐसा अव्यू जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। स्तंभ कितना, एक ही तो है। तो लिखो एक ऐसा अव्यू जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अव्यू अथवा स्तंभ सदिश कहलाता है, स्तंभ सदिश कहलाता है। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या लिखवाइए, शून्य अथवा रिक्त अव्यू, जिसे नल या वाइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब शून्य अव्यू क्या होता है, शून्य अव्यू आपका, अब इसकी डिफिनीशन लिख लो, ऐसा अव्यू जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य अव्यू अथवा रिक्त अव्यू कहलाता है। अब एग्जाम्पल्स के लिए मैंने क्या बोला, एक ऐसा अव्यू जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। तो आपका मन करे तो आप कैसे भी लिख दो, आप ऐसे ऐसे करके लिख दो, ये भी शून्य अव्यू है। आपका मन कर रहा है ऐसे ऐसे करके लिख दो, ये भी शून्य अव्यू है। आपका मन कर रहा है ऐसे ऐसे करके ऐसे लिख दो, लेकिन जिस मैट्रिक्स को आप लिख रहे हो उसके सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं शून्य अव्यू। अब शून्य अव्यू को हम कैपिटल डार्क से ऐसे ओ से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसी भी मैट्रिक्स है। अब शून्य अव्यू में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि शून्य अव्यू मैट्रिक्स क्या वर्ग अव्यू कहलाता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई शून्य अव्यू का कोई ज़रूरी नहीं है उसकी रो और कॉलम इक्वल हो, रो और कॉलम इक्वल हो। उसकी रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो भी वो शून्य अव्यू कहला सकता है। ठीक है, या कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो इकाई अव्यू। देखो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है आपका इकाई अव्यू से, इकाई या तस्मक अव्यू भी बोलते हैं। अब यहाँ से एक कंडीशन है, मैं पहले आपको इसकी डिफिनीशंस लिखवाता हूँ। लिखो एक ऐसा वर्ग अव्यू जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई अव्यू कहलाता है, इकाई अव्यू कहलाता है। अब मैट्रिक्स के निरूपण में मैंने आपको ध्यान से समझाया था, मैट्रिक्स के निरूपण में कैसे बताया था कि मैट्रिक्स को कैसे निरूपित करते हैं। अब उसी से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक वर्ड इसके अंदर कहा वर्ग अव्यू। तो पहले हम मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं, इकाई अव्यू को आई से डिनोट करते हैं। जैसे समझो इसके अंदर वर्ग अव्यू कह रहा है तो उसका मतलब रो और कॉलम इक्वल होंगे। जैसे मान लो ये 2/2 की मैट्रिक्स ली, तो उसने कहा कि मुख्य विकर्ण आप जानते हो वर्ग अव्यू में ही मुख्य विकर्ण होता है, तो उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो जाए। तो मैं इसे बोलूँगा क्या है, ये मेरा इकाई अव्यू है। इसी को ये 2/2 का इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे तो I2 हो गया। अब मैं कहूँ भाई 3/3 का मुझे एक इकाई अव्यू बना के दिखाओ, क्या बनाओ, इकाई अव्यू बताओ। तो आप कहोगे कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, 0। क्या होने चाहिए बेटा, 0। तो वो क्या कहलाएगा, आपका इकाई अव्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, इकाई अव्यू कहलाएगा। या आपको मैंने रिप्रेजेंट करना बताया था, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट का प्रोसेस भी आपको पता है। मैंने बोला था इसको कैसे, एलिमेंट को आई जे से डिनोट करते हैं। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, मैंने क्या बोला, जहाँ पर आई और जे इक्वल होते हों वहाँ पर हमेशा क्या आएगा 1, और जहाँ आई और जे इक्वल नहीं होते हों तो वहाँ पर क्या आएगा 0। जैसे आपको पता है ए 1 1 होता है, ए 2 2 होता है, ए 3 3 होता है। तो ये सब एलिमेंट पे 1, जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ पर सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैथमेटिकली भी दिखा सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अब वर्ग अव्यू के बारे में आप इसके इकाई अव्यू के बारे में आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विकर्ण अव्यू। क्या है बेटा, विकर्ण अव्यू। अब विकर्ण अव्यू क्या होता है, ध्यान से समझो। विकर्ण अव्यू क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। देखो विकर्ण अव्यू के लिए क्या आप लिखा हुआ है, डिफिनीशन लिख लो पहले बेटा। ऐसा वर्ग अव्यू जिसके मुख्य विकर्णों के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अव्यू कहलाता है। अब देखो इस इकाई अव्यू से रिलेटेड थोड़ा सा मैं करके बताता हूँ। एक ऐसा वर्ग अव्यू, पहली बात है वो कैसा होना चाहिए, वर्ग अव्यू होना चाहिए जिसके मुख्य विकर्णों के अवयव के अतिरिक्त सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब यहाँ पर हमने तो 1 को कंसीडर कर दिया इसी से, AIJ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि 1 हो, तो यहाँ पर कोई भी जो मन करे वो एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो सेम ऐसे ही आपका कौन सा आपका हो जाएगा, विकर्ण अव्यू। विकर्ण अव्यू में क्या कह रहा है, विकर्ण अव्यू में एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो वर्ग अव्यू होना चाहिए। जैसे 3/3 का था, सभी एलिमेंट, तो ये सब एलिमेंट तो 0 ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आ सकता है। जैसे सपोज करो मैंने एलिमेंट ले लिया यहाँ पर 2 5
4, बाकी सभी एलिमेंट क्या ले लिए मैंने 0 0 ले लिए। तो उसने ये नहीं कहा कि मुख्य विकर्ण में आपका क्या है 1 1 ही आए, कुछ भी एलिमेंट आ जाए। जब खाली 1 1 ही आ रहे होते हैं तो हम उसको इकाई अवयव कह देते हैं। जब कोई भी वैल्यूज आ रही होती है हम उसको क्या बोल देते हैं विकर्ण अवयव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा विकर्ण अवयव। अब नेक्स्ट वाला देखो पढ़ो क्या है। नेक्स्ट हेडिंग आपको मैंने लिखाई है विकर्ण अवयव के बाद अदिश अवयव। अदिश को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी उसी से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको मैथमेटिकली अभी लिखाया था AIJ इक्वल टू क्या लिखवाया था I इक्वल टू J है। तो यहाँ वाले केस में क्या आएगा कि I और J इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा 0। अब देखो अदिश अवयव क्या होता है इसकी भी डिफिनेशन आप लिख लो। आप एक नोट्स बनाओगे प्रॉपर तो उसे आप एक बार में रिवाइज करोगे तो सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। देखो ऐसा विकर्ण अवयव, मैंने बोला ऐसा विकर्ण पार्ट आगे। तो विकर्ण का मतलब क्या हो गया, एक तो वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दूसरा क्या होगा उसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो मुख्य विकर्ण होंगे वो जरूर होंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से तो मुख्य विकर्ण जरूर होगा और वो मुख्य विकर्ण में एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे ही होंगे। तो लिखो ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्णों के सभी अवयव समान होते हैं। क्या होते हैं सभी अवयव समान होते हैं, अदिश अवयव कहलाता है। जैसे अब मैंने यहाँ पर के क्या लिखा है, के का मतलब समान होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये सभी एलिमेंट क्या है समान है। तो वो किस में आ जाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, डायगोनल्स में भी आ जाएंगे। और ये क्या आ जाएंगे कौन सी मैट्रिक्स में आ जाएंगे आपके अदिश अवयव में भी आ जाएंगे, क्योंकि एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। अब 5 की जगह तुम क्या ले लो 8 8 8 ले लो, लेकिन होने क्या चाहिए सेम होने चाहिए। इसीलिए मैंने कोई कांस्टेंट के ले लिया। के का मतलब है जो भी वैल्यूज होगी उसमें सेम ही आएगी। अब तीनों में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बहुत सारा, जैसे इकाई अवयव में हो जाएगा, अदिश अवयव में हो जाएगा और डायगोनल मैट्रिक्स में। तो देखो इकाई अवयव होता है वर्ग अवयव, तीनों वर्ग अवयव होंगे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका इकाई अवयव में मुख्य विकर्ण में हमेशा एलिमेंट 1 1 1 1 आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आएगा कोई भी एलिमेंट आ सकता है, सेम आए तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी चलेगा। लेकिन अदिश अवयव जब आप लगाओगे तो अदिश अवयव में आपके विकर्ण कैसे होने चाहिए सेम ही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा सेम ही होने चाहिए। अब इसके अंदर 2 की पॉइंट करके लिख लो, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है। देखो प्रत्येक इकाई अवयव एक अदिश अवयव होता है। प्रत्येक इकाई अवयव क्या होता है एक अदिश अवयव होता है। दूसरा लिख लो पॉइंट, प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। अब मैं इसको विकर्ण अवयव भी बोल सकता हूँ अदिश अवयव, बट इसको मैं विकर्ण अवयव भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इसके आगे लिखो। अब नेक्स्ट क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको ध्यान से समझो। पहले इसकी डिफिनेशन से लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लिखो ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब कहाँ पर मैट्रिक्स कहलाता है, अब देखो ध्यान से। मैंने मान लो एक वर्ग अवयव कह रहा तो मैं 3/3 पे ही आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर एक मैट्रिक्स, आपको पोजीशन बताई थी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैंने आपको डिफिनेशन लिखा एक वर्ग अवयव होने चाहिए। आपने देखा 3 ही रो 3 ही कॉलम इसका रो एक वर्ग अवयव है। अब मैं मुख्य विकर्ण, ये रहे आपके मुख्य विकर्ण के सभी नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो, आप इसको मैथमेटिकली आप बोलना चाहो तो आप ये भी तो कह सकते हो कि कहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट 0 होंगे, जहाँ पर I का मान क्या होगा ग्रेटर होगा J से, तो वो सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे वहाँ पर क्या कहलाएंगे बेटा 0। जहाँ पर ये कंडीशन वैलिड होगी वहाँ पर 0 होंगे। देखो यहाँ पर 2 बड़ा है 1 से 0 होगा, 1 से 3 बड़ा है 0। तो आप यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, आप ऊपर कोई भी एलिमेंट ले लो 5 2 1, अब यहाँ पर 0 6 4 0 0 3। आप देखो मुख्य विकर्ण के सभी नीचे के एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए, तो इस नाम क्या दोगे आप इसका, इसे कहोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहीं पर आपसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, निम्न त्रिभुजी का बात करें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, सेम ही डिफिनीशन लिखनी है जो आपने ऊपर लिखी है ना, उसी हिसाब से इसकी भी लिखो। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या कहलाएगा आपका I जो होगा लेस हो जाएगा। तो अब लेस हो जाएगा तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, I का मान छोटा है जैसे, तो छोटा है तो आपके एलिमेंट कौन से 0 हो जाएंगे बेटा, ये वाले सभी एलिमेंट 0 होंगे। तो ये एग्जांपल जो बना हुआ है इन एलिमेंटों को यहाँ पर ये वाले एलिमेंट 0 कर दो, 0 0 0, या कोई मन करे तो कोई एलिमेंट ले लो। जैसे यहाँ पर मैंने 6 ले लिया, या यहाँ पर देखो कोई एलिमेंट ले लो 0 होंगे तो भी चलेगा। यहाँ मान लो 6 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, ठीक है 3 ले लिया। अब आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले इसके अंदर
किया। अब ये कौन सी बन गया, ये वाला एग्जांपल किसका बन गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। इससे पहले मैंने वो बता दिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अब डायगोनल मैट्रिक्स आप कहोगे डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स में आता है, डायगोनल तो है ही है, उसके साथ साथ वो किस में आ जाएगी, डायगोनल्स वाली अपर में भी आ जाएगी और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आ जाएगी। तो ये 1 मार्क्स में आपको बुद्धि चलानी है, ध्यान से एकदम समझने जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है। इन कॉन्सेप्टों को आप ध्यान से समझोगे बारीकी से, तो आप कभी भी एग्जाम में MCQ क्वेश्चन तो कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है बेटा।